खराब सड़कों में वीडियो बनाते हैं, ट्विटर में ममता बनर्जी को टैग करते हैं, उनके मंत्रियों को टैग करते हैं और ये बताते हैं कि लोग हैं जागे हुए हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं। और ये काम हम लोग करते रहेंगे, चाहे से जनता हमें स्वीकार करे या ना करे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ाई करते हैं, एक न एक दिन जनता उनको पहचानती है और सरकार में बैठे हुए लोगों को लात मारकर उनको अपना ले। चुनाव से 1 साल पहले क्यों? नहीं, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 1 साल पहले हो रहा है, लेकिन जो हमारा काम है वो सालों साल चलता रहता है। अगर आप सब मेरे चैनल का पॉडकास्ट को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में रेप कांड से पहले वो जो मर्डर हुआ, उससे जस्ट 2 हफ्ते पहले चितरंजन के ख़राब हालत पर मैं वीडियो बना रहा था और वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर तैनात तो उन्होंने मुझे लगभग आधा घंटे के लिए डिटेन कर लिया अनऑफिशियल। उन्होंने कहा आप वीडियो नहीं बना सकते और मैं उनको यही बात समझा रहा था कि आपकी ड्यूटी सिर्फ सुरक्षा तय करनी है, अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, ये सब सरकार का काम है। अगर कहीं पान थुका हुआ है, कहीं सड़कें टूटी हुई है, हॉस्पिटल में बेड अच्छे नहीं है या इमरजेंसी वार्ड में अगर डॉक्टर की कमी है और मैं अगर उसमें आवाज़ उठा रहा हूँ, आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? मैंने उनको समझाया था कि अगर आप सब बोलने नहीं देंगे, इन सब मुद्दों को उठाने नहीं देंगे तो एक दिन बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। ठीक 2 हफ्ते बाद पता चला आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की बेचारी का बलात्कार हुआ, मर्डर हो गया और अब तक इंसाफ के लिए उसके माँ बाप लड़ रहे हैं। तो जब तक सवाल नहीं उठाए जाएंगे खराब हॉस्पिटल के व्यवस्था के ऊपर, स्कूल के ऊपर, तब तक बंगाल के हालत या देश के हालत सही नहीं होंगे। और सिर्फ भारत में एमआईएम ऐसी पार्टी है जो निचले स्तर से लेकर ऊपर के लेवल तक आवाज़ उठाती है। वक़्फ़ का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 का मुद्दा हो, एनआरसी AA का मुद्दा हो या फिर ज़मीनी स्तर पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोजगार, सड़क का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे पर हम एमआईएम वाले आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे से आपको एक्सीडेंट का थप्पा भी तो आप पर लगा हुआ है। देखिए, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हिंदू है या मुसलमान, आप जानते होंगे वो हमारे पैगंबर हैं। जब वो कहते थे कि पैदा हुई भी लड़की है, लड़की पैदा होना पाप नहीं है, आप उसको ज़िंदा मत दफनाओ, वो यही पैगाम दुनिया को देते थे कि आप लड़की को इसलिए मत दफनाओ क्योंकि वो लड़की पैदा हुई, लड़की होना मनुष्यत की बात नहीं है, ये फ़ख्र की बात है। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ये तो आदमी मजनून है, जिसे उर्दू में पागल कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पढ़ाई में ध्यान दो, साफ़ सफाई रखो, माँ बाप का सम्मान करो, अपनी सौतेली माँ से शादी मत करो, अपने बहन का हुकूक मत खाओ। तो एक ऐसा पैगंबर जो अपने दौर में जो इतना ख़राब दौर था, उसमें लोगों को साफ़ सुथरा रहने का हुक्म देता था, नमाज़ पढ़ने का हुक्म देता था, औरतों के सम्मान की बात करता था, उनको जब इल्ज़ाम लगा दिया गया तो हम लोग किस खेत को मूंगे? तो ये गवाह है कि जब दुनिया में कोई अच्छा काम करेगा उस पर लोग इल्ज़ाम लगाएंगे और जो चोरी का माल खाएगा उसको लोग अच्छा समझेंगे। आप स्कूल और हॉस्पिटल के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी को तो दिल्ली की जनता ने नकार दिया इसको अच्छा करने का। आम आदमी पार्टी ने पता है क्या किया, ये जो क्या नाम है उनके प्रेसिडेंट का, अरविंद केजरीवाल है ना, अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी है, मेरी नज़र में वो मोदी जी से बड़ा हिंदुत्व नेता है। इसलिए क्योंकि मोदी जी तो सबकी वाट लगाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी का फ़ायदा नहीं पहुंचा। ये लोग जहाँ जहाँ जीते वहाँ पर एक तरफा जो इनके ज़ात बिरादरी के लोग उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं और मुसलमान को पूरा नकार देते हैं। सेम एग्जाम्पल दिल्ली में क्या हुआ, जितने स्कूल अरविंद केजरीवाल ने खोले वो सब हिंदू मेजॉरिटी एरिया था। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ। हिंदू मेजॉरिटी एरिया में स्कूल खोले गए, हॉस्पिटल खोले गए, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए और मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरिया था दिल्ली में, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, कूड़ा खाना खोल दिया, ना स्कूल का पता ना हॉस्पिटल का पता। तो ये तो खुदा की मान है। आपको लगता है कि आप एक समुदाय को देखोगे और वो समुदाय आपकी वफादारी करेगा, ये होने वाला नहीं है और आज वहाँ सत्ता चले गई। मेरा भी यही मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ मेजॉरिटी के दिमाग में। उनको लगता है कि 15 लाख आए ना आए हम सुरक्षित हैं, पर उनको पता नहीं है कि ना चाइना हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और पाकिस्तान खतरा बना हुआ है, लद्दाख से लेकर सियाचिन हो या फिर और कश्मीर का बॉर्डर हो, उन सब पर खतरा है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है और जब ये बात हम लोग उठाते हैं तो इनके अंदर ये दिमाग नहीं उठाने की, इसलिए ये कहते हैं कि हम लोग बी टीम है। तो हमारा मुद्दा इनसे अलग है। हाल ही में वार्ड नंबर 43 में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। 5 लोग बिहार में जीत के गए थे, मैंने लोगों ने भरोसा कर दिखाया था, लेकिन 4 चले गए आरजेडी में, 1 रह गए। फिर कैसे भरोसा करेंगे? तो कांग्रेस पर क्यों भरोसा कर रहे हैं आप? तो फिर आप पर क्यों भरोसा? आप बताते हैं। राइट, जब पहली बार हम लोगों ने बिहार में चुनाव लड़ा, पहली बार में हम लोगों ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 6 पर हार गए। दूसरी बार चुनाव लड़ा, 20 में से 6 जीत गए। अब आपका सवाल है 6 में 5 चले गए तो भाई बीजेपी में नहीं गए ना। भारत में खासतौर पर मुसलमानों का मकसद है बीजेपी को रोकना। हम एमआईएम वाले जहाँ जहाँ बीजेपी से सीधा चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर जीत जाते हैं, चाहे वो हैदराबाद की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट हो या 7 के 7 विधानसभा की सीटें हो या फिर औरंगाबाद की सीट हो या फिर बिहार हो। अब ये लोगों के दिल में क्या चल रहा है ये तो हम नहीं जानते। वो 4 विधायक जो अपने गले में गुलामी का पट्टा डालकर आरजेडी में चले गए, उनकी हालत देखो, उनकी टिकट भी कटने वाली है, उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। और जिन मुसलमानों ने, जिन माइनॉरिटीज़ ने हम पर भरोसा किया था कि हम सीमांचल के लिए लड़ेंगे, तो ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में 3 से 4 मरतबा सीमांचल को लेकर आवाज़ उठाई और सरकार से ये निवेदन किया कि आप सीमांचल को
स्पेशल स्टेटस दीजिए। इसी के लिए उन लोगों ने हमको वोट किया था और वैसे हमने वो डिलीवर कर दिया। अब अगले इलेक्शन का जो मुद्दा होगा उस पर वैसे सब काम करेंगे। 1 किलोमीटर दूर यहाँ से 43 नंबर वार्ड में जिस तरह से मॉब लिंचिंग का एक घटना सामने आया है, आप भी इससे बाखबर होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये काफ़ी दुखद है। भारत में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है वो दलितों के साथ भी होती है, मुसलमानों के साथ भी होती है। यहाँ अपनों ने अपनों की लिंचिंग की है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। ये सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का है। जो सीएम होता है, जो देश का पीएम होता है, जो गृह मंत्री होता है, जो लॉ मिनिस्टर होते हैं, तो उनका काम है हर महीने हर हफ्ते पुलिस के साथ मीटिंग कर कि भाई यहाँ पर सुरक्षा का क्या काम चल रहा है, लोगों के अंदर क्या हलचल चल रही है, हो क्या रहा है, चाहे सेंट्रल में बीजेपी की सरकार हो या फिर स्टेट में तृणमूल की सरकार हो। इनके मंत्री सिर्फ बड़े बड़े लग्जरी कार में घूमते रहते हैं। इनके पास फुर्सत ही नहीं है कि वो पुलिस वालों से मीटिंग करें, कमिश्नर से सवाल जवाब करें, लिंचिंग हुआ तो क्यों हुआ, जिसके जो थाना वहाँ से करीब पड़ता है उस थाने को ही बंद कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ लिंचिंग हो और वहाँ से करीब में जो भी थाना उसको बंद कर दो, फिर देखो लिंचिंग होना बंद हो जाए, क्योंकि पुलिस वाले सतर्क हो जाएंगे। तो पुलिस वाले अलग सो रहे हैं थाने के अंदर, गवर्नमेंट जॉब करने वाले अलग सो रहे हैं और देश बर्बाद हो रहा है। इन्हीं लोगों को जगाने के लिए हम एमआईएम वाले बंगाल और भारत में काम कर रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे ट्रेन में भी या रास्ता में देखा जा रहा है दाढ़ी टोपी वाले के साथ गलत हरकत किया जाए बुजुर्गों के साथ, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ट्रेन में सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है सीआरपीएफ की, सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स की होती है। अब ये अगर वो लोग ये जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे, हाँ, अब तो बोल रहे हैं जो गैर मुस्लिम मार रहे हैं ना, एक पुलिस वाले ने भी मारा था, पता होगा ना। एक पुलिस वाला, उसको ये नहीं पता कि उसके जिस्म की वर्दी, उसके हाथ में बंदूक, उसके पैर में जूते, वो किसके पैसे के हैं? वो मोदी जी के पैसे के नहीं है, ना वो ममता के पैसे के, वो आम जनता के पैसे हैं, जिसमें 30 करोड़ मुसलमान भी शामिल है और 80 करोड़ हिंदू भी शामिल है। तो जब आपकी वर्दी, आपको सैलरी सब जनता के पैसे से मिल रही है, तो उसी जनता में रहने वाले, उसी देश में रहने वाले एक जनता को आप टारगेट कैसे कर रहे हैं? तो आपके दिमाग में आरएसएस ने गोबर भर दिया। तो जब आपके दिमाग में ये गोबर आरएसएस ने भर दिया है कि जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, इसीलिए वो बेखौफ होकर लिंचिंग कर रहे हैं। अब चूँकि लिंचिंग के खिलाफ अब तक कोई बड़े कानून नहीं बने और कानून बन भी गए तो उनको सज़ा नहीं मिली है। तो भैया, जब चोरी करने वाले चोर को सज़ा नहीं मिलेगी तो वो तो चोरी करता रहेगा। तो उसको सज़ा दिलाने के लिए भारत के लोगों को एकजुट आना होगा, एमआईएम का साथ देना होगा। तो लिंचिंग चाहे मुसलमान के खिलाफ हो या हिंदू के खिलाफ हो, उनको सज़ा दिलाने का काम एमआईएम करेगी। सर, कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि आपकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए कुछ करती है, गैर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हैदराबाद जो कि हम लोग कहते हैं दारुस्सलाम है एमआईएम का, वहाँ पर एमआईएम के 7 विधायक, 1 सांसद, 44 कॉर्पोरेटर्स हैं। वहाँ पर सिर्फ मुसलमान तो नहीं है, वहाँ हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। और दारुस्सलाम के अंदर आए दिन आप ओवैसी साहब के प्रोफाइल में देखिए, सिख भी आते हैं मदद के लिए, हिंदू भी आते हैं, जैन भी आते हैं और हर धर्म के लोग आते हैं। तो हम जब जीते हैं तो सबके लिए काम करते हैं। मुस्लिम इसलिए ज़्यादा करते हैं, जैसा कि आपने पूछा कि मुसलमानों की लिंचिंग हुई, तो जब ज़्यादा गुनाह, ज़्यादा जुर्म मुसलमानों के खिलाफ होगा तो हमारे ज़बान से तो मुस्लिम ही निकलेगा। जिस दिन ये जुल्म ब्राह्मणों के खिलाफ ज़्यादा होगा तो हमारे सदर या खुद हम लोग ब्राह्मण करेंगे, दलित करेंगे, तो जिसके खिलाफ जुल्म होगा एमआईएम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। इसीलिए चूँकि अभी जुल्म ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, इसीलिए हमारे ज़बान से आप मुसलमान ज़्यादा सुन। वेस्ट बंगाल 2026 इलेक्शन के लिए आप लोग गालबंद तैयारी कर रहे हैं, तो टीएमसी की जो यहाँ पे सरकार है वो मजबूत पार्टी है यहाँ पर, इसके खिलाफ आपकी क्या स्ट्रेटेजी है लड़ने की? देखिए, मजबूत पार्टी होने से क्या होता है? मजबूत तो स्टेट को करना और देश को करना है। किसी पार्टी को मजबूत करने से हमें क्या मिलेगा? तो पार्टी मजबूत है पर उन्होंने स्टेट को अच्छा से रन नहीं किया है। जैसे कि मैंने कहा कि स्कूल ख़राब है, कॉलेज ख़राब है, हॉस्पिटल ख़राब है और सब खंडर बने हुए हैं। अब जाइए, आप कहिए कि ममता बनर्जी जितने रिश्तेदार वाले हैं या अभिषेक बनर्जी के जो बच्चे हैं वो क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं? इवन अभिषेक बनर्जी ने अपना इलाज बाहर जाके कराया, ममता बनर्जी ने अपना इलाज बाहर जाके कराया। रात में आपका जो भी इमरजेंसी हो, आप कोई भी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हर 100 पेशेंट में 1 डॉक्टर है, तो ऐसे तो इलाज नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये जो सोई हुई सरकार, इसको जगाने के लिए हमारे मैदान में है। मैं फिर कहता हूँ, जनता हमें वोट करे ना करे, हम जनता के लिए पागल और दीवाने, उनके लिए 500,000 तो दे रही है, फिर वो आपको वोट क्यों देंगे? 500,000 जो दे रही है ममता की सरकार, वो किसी भीख में नहीं दे रही है, वो हमारा ही पैसा है, वो हमारा ही पैसा है। और जब कोई सरकार पब्लिक में पैसे बांटे, इसका मतलब है कि वो सरकार एजुकेशन के मामले में निकम्मी है, रोजगार के मामले में निकम्मी है, हेल्थ के मामले में निकम्मी है। अगर ये सरकार रोजगार ही दे देती तो हम भीख क्यों लेते सरकार से? हम खुद कमाते, खुद खाते, खुद अपना घर चलाते और अपने बच्चों को खुद पढ़ाते, अपने माँ बाप का इलाज खुद कराते। जो कि सेंट्रल की बीजेपी सरकार हो या टीएमसी सरकार हो, सब ने हमें ठगा और लूटा है। बदले में 100 रुपये, 1000 रुपये चंदा दे रहे हैं, तो दे रहे तो लेने वाले अच्छा करें, लीजिए भाई। वो जनता ही का पैसा, वो हिंदू मुसलमानों का पैसा है, ममता या मोदी के बाप का पैसा नहीं है।